के दिन 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। उसकी ज़रूरत नहीं थी, उस परमाणु बम को फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जापान के देश वो लगभग घुटने टेक चुके थे, वो हारने जा रहे थे। जर्मनी बुरी तरीके से पराजित हो रहा था, सोवियत रूस ने उसने घुटने टेक दिए थे और जर्मनी के पराजित होने का मतलब था कि फिर जापान भी घुटने टेकता और ये ताकतें खत्म हो जाती। लेकिन दुनिया पर वर्चस्व कायम करना था, दिखाना था कि अब ब्रिटेन का सिक्का नहीं चलेगा, अब हमारा सिक्का चलेगा। और जिसके चलते अमेरिका ने वह विभत्स कृत्य किया, आज के दिन हिरोशिमा पर बम फेंका, परमाणु बम फेंका। और उतना ही नहीं किया, उस विभीषिका से भी उसका मन नहीं भरा, तो 3 दिन बाद 9 तारीख को नागासाकी पर भी उसने परमाणु बम फेंका। और उसकी त्रासदी से आज तक जापान पूरा झेल रहा है, और जापान ही नहीं झेल रहा है, पूरी दुनिया झेल रही है। तो आज तो हम पहले अपने उन सारे साथियों को, उन सारे नागरिकों को जो उस समय दिवंगत हुए और आज भी उस त्रासदी को झेल रहे हैं, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने एक नए सिरे से मानवता का इतिहास लिखने का काम किया। और उसी कड़ी में आज जो स्थिति बन रही है कि आज पूरे भारत के आसपास के देश सब के सब अस्थिर जैसे हो गए हैं। कारण उसका यह है कि जनतंत्र तो स्थापित हुआ, लेकिन जनतंत्र को संचालित करने वाली जो शक्तियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो लोग हैं, इस बीच कुछ ऐसे उभर के निकल के आए हैं कि जनतांत्रिक प्रक्रिया का के सहारे एक तरीके से अधिनायक होते चले जा रहे हैं, जिसकी छाप हम देखेंगे अफगानिस्तान में, देखेंगे जिसकी छाप हम श्रीलंका में देख रहे हैं, जिसकी छाप हम नेपाल में देख रहे हैं, जिसकी छाप हम अभी अभी बांग्लादेश में देखे हैं, और जिसकी छाप कहीं न कहीं भारत भी उस छाप से अछूता नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो एक लंबे संघर्षों के बाद, और भारत की उसमें एक लंबी भूमिका थी, उसको आजाद कराने में, उसको मुक्त की सांस दिलाने में, जनतांत्रिक सांस लेने के लिए वहां के नागरिकों को वह मौका देने में भारत का अभिन्न अमूल्य योगदान रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो स्थिति रहा कि जो वहां का बंगबंधु कहा जाता था शेख मुजीबुर रहमान को वहां का राष्ट्रपिता कहा जाता था, आज उसकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। तोड़ी जा रही नहीं, कल तोड़ दी गई। और इतना व्यापक, इतना भयंकर संतोष, उसकी लड़की और उसकी पार्टी इस स्थिति पर आ जाएगी, और खास करके क्रूएल क्रोनिक कैपिटलिज्म की इस स्तर तक शिकार हो जाएगी, शायद इसका किसी को अंदाजा नहीं था। और उसका साथ कौन दे रहा है? उस समय था तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इन सारे लोगों ने उसके साथ सहयोग किया था। लेकिन आज उसका साथ क्या दे रहा है? मुस्लिम के विरोध में लड़ाई लड़ने के नाम पर हम पाकिस्तान का भारत सरकार विरोध करती है, हम बांग्लादेश का विरोध करते हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्री है हम सबका विरोध करते हैं। लेकिन उनकी मित्रता इस कदर है कि ये जिसको कहते हैं क्रूएल क्रॉनिक कैपिटलिज्म की शिकार है, और अपने मित्रों को भारत और बांग्लादेश समझौता करता है, लेकिन फायदा किसको होता है? तो बांग्लादेश का एक व्यक्ति और भारत का एक व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं, आपस में मार्केट का, आपस में लाभ का शेयर करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि वहां की जनता उनको खदेड़ लेती है। और उनको खदेड़ने के लिए उनको शेल्टर कहाँ मिलता है? तो उसी देश में मिलता है जिसमें उनका एक मित्र, एक कारपोरेट मित्र जहां रहता है, वहां से हेलीकॉप्टर से आती हैं और यहाँ भारत में लैंड करती हैं, और भारत से फिर यहाँ से निकल जाने की कितना फिराक में लगी हुई है। आज हम इन्हीं स्थित परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके चलते बांग्लादेश में जनता को सड़क पर आना पड़ा, और जिसको तख्ता पलट कहा जाता है, तख्ता पलट की वहां नौबत आई। और वहां का वह शासक जो 2/3 बहुमत का दावा करता था कि हम सदन में 2/3 बहुमत हमें समय मिल गया है, उसको वहां से भागना पड़ा। क्या ऐसी स्थितियां देश के अन्य देशों में भी हैं? क्या ऐसी स्थितियां हमारे भारत में भी हैं? और जो स्थिति बांग्लादेश में पैदा हुई, क्या उस स्थिति को रोका जा सकता है दुनिया के पैमाने पर, तमाम देशों में और भारत में भी? क्या उसको रोका जा सकता है?
आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। और पहले तो हम उस बांग्लादेश में भी, इस युद्ध में भी, इसको सीधे सीधे गृह युद्ध कहेंगे, उसमें जितने साथी हमारे मारे गए हैं, जितने विद्यार्थी मारे गए हैं, जितने लोग मारे गए हैं, उनके प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम होगी और जनतांत्रिक प्रक्रिया वहां शीघ्र ही बहाल होगी। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से लाल सलाम वेबसाइट के ये संपादक आदमपाल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है आदमपाल जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब विश्वविद्यालय में ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ वरिष्ठ ये राजनीतिक विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता तरुण कुमार राठी जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीम खां साहब, आप मुंबई से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हैं पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के ये डायरेक्टर ए.के. पाशा जी। ए.के. पाशा जी हैं तो जेएनयू से, लेकिन आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका से, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है पाशा जी। और हम शुरुआती दौर में सरकार साहब के ही पास चलते हैं। प्रोफेसर शिवाजी सरकार, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं और आप इसका कैसे विश्लेषण करते हैं, प्रोफेसर शिवाजी सरकार? जी, देखिए, इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो सारी चीजें सही है, और ऐसा हर मुल्क के साथ होता है कि विदेशी ताकतें या आसपास की ताकतें जो हैं इस तरह के मौके की तलाश में रहती है। पर मौका किसने दिया, हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए और ये सोचने की जरूरत है। मुजीबुर रहमान, बंगबंधु मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता थी, उसको सारी चीज करने में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है, और उसकी वजह से जो है हिंदुस्तान को एक उम्मीद थी कि एक अच्छा दोस्त मिलेगा, और साथ के साथ जो है पाकिस्तान की जो दादागिरी वो दिखा रहे थे बांग्लादेश में, वो खत्म होगी। तो वो हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में तरह तरह के और सारी जो है प्रॉब्लम्स होती रही। शेख मुजीबुर रहमान का भी वहां असैसिनेशन हुआ। फिर जैसे तैसे जैसे भी हो, कई कू हुए, जनरल जिया ने भी किया, इरशाद ने भी किया, इस तरह से कई तरह के कू हुए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी बनी, इधर अवामी लीग पुरानी पार्टी थी वो भी आई, और सन 81 में अगर आपको याद हो, तब तक शेख हसीना, शेख मुजीब की जो बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं, वो हिंदुस्तान में दिल्ली में ही रह रही थी, और 1981 में वो बांग्लादेश को गई, और उनका जो एक सियासी जो कैरियर था वहां से वो शुरू हुआ। लोगों को भी खुशी हुई, हिंदुस्तान को भी खुशी हुई, अवामी लीग के साथ हिंदुस्तान के एक अच्छे रिश्ते रहे हैं, इसलिए भी हिंदुस्तान जो है उसके लिए बहुत खुश था, और बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। पर इस बीच जो है वहां तरह तरह की जो उठापटक होती रही, उसके भी शिकार बांग्लादेश होती रही। अवामी लीग कभी सरकार में रही, कभी नहीं रही, कभी बीएनपी रही। इस तरह से जो है वहां जो है एक सियासी जो है सफर चलता रहा। पर उस बीच जो है बांग्लादेश में एक चीज जो है करीब 25 साल पहले जो बहुत अच्छा हुआ, वो था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक चीज तय की कि चुनाव से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो रिजाइन करेगी, और उसके जगह पर एक इंटरिम सरकार बनेगी जो वहां के प्रेसिडेंट के तहत वो काम करेगी, और जब वो इलेक्शन करा लेगी तो उसके बाद जो नई पार्टी आएगी, जो भी जीत के आएगा, वो जो है सरकार बनाएगी। उस हालत में जो है वो मान लिया गया और बहुत अच्छा हुआ। और 2014 तक जो है 2 बार अवामी लीग आई उसमें, और 2 बार बीएनपी जो है सरकार में आई। पर 2014 में जब ये सरकार आ गई शेख हसीना की, उसके बाद से जो है जो ये इंटरिम एग्रीमेंट
जो किया गया था इसको माना नहीं गया। और 2014 के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी कहा जाता है काफी गड़बड़ी हुई, और उसमें कहा जाता है कि वो नाइट कू किया गया, कि रातों रात जो है, रात में ही जो है सारे इलेक्शन तय कर लिए गए और उस हिसाब से सारा कुछ कर दिया गया। उसके बाद जो है, अगर अभी हालत की जो बात है, जो बार बार कहा जा रहा है कि ये कोटा के उससे शुरू हुआ, रिजर्वेशन से शुरू हुआ। रिजर्वेशन एक ट्रिगर जरूर था, पर रिजर्वेशन का अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने उसको घटा के 7% कर दिया था, इसलिए वो इशू जो है वहां पे खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2023 से बार बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, ऑपोजिशन की सारी पार्टियां जो थी, वो बार बार यही कह रही थी कि हसीना जो है वो रिजाइन करे, और जैसा कि उनके आपस के एक समझौता है उसके हिसाब से इंटरिम सरकार हो और इंटरिम सरकार के तहत चुनाव हो। पर हसीना सरकार ने उस बात को नहीं माना, और जिस तरह से चुनाव हुआ उसको कहा जाता है कि डमी चुनाव हुआ, यानी कि वहां जो है ऑपोजिशन ने पूरा बॉयकॉट किया चुनाव को, और जो अवामी लीग के जो कैंडिडेट्स थे, ऑफिशियल कैंडिडेट्स, और अवामी लीग के ही डमी कैंडिडेट्स जो उनके सामने रखे गए, उनसे चुनाव हुआ, और चुनाव में जो नतीजा होना था सबको मालूम था, वो हो गया। तो उसको कहा जाता है डमी चुनाव हुआ। ये जो डमी चुनाव की शुरुआत हुई, बांग्लादेश की जो सारी प्रॉब्लम है वहां से शुरू होती है। बांग्लादेश में देखिए, शेख हसीना ने ऑपोजिशन के लीडर्स को कई सालों से जेल में बंद रखा। उनको जो है वहां के जो है जो नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको जो है उन्होंने हर तरह से जो है उसको उन्होंने होने नहीं दिया। जो कुछ भी होती थी अवामी लीग की दादागिरी होती थी, और ये चलता रहा और ये चीजें होती रही, फिर भी ऑपोजिशन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। पर उसके साथ जो है जो रिजर्वेशन का इश्यू आया, उसके साथ साथ बांग्लादेश में जो है नौकरियों की बहुत बड़ी जो है बेरोजगारी जो बढ़ती रही, वो भी एक इश्यू आ गया, जिसका जो ऑपोजिशन के उस पे जो है अभी हाल में जिस तरह से हमने देखा जुलाई के महीने में, जिस तरह से सारे यूथ जो है वो बाहर आ गया, और उसमें बार बार कहा जाता है कि जमात के लोग हैं। मैं क्या, उस जमात बांग्लादेश के लोग भी कहते हैं कि यूथ जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उस तरह से अलायंड नहीं था, पर यूथ के जो अपने जो दुख दर्द थे उसको लेके, और उसकी जो अपनी चिंता थी, अपने कैरियर की चिंता थी, मुल्क के बारे में वो थी, वो सारे लेके वो सड़कों पे आ गए, और वो रोज हुजूम जो है वो बढ़ता चला गया, और बहुत जबरदस्त जो है वहां पे एक आंदोलन छिड़ गया जो हर शहर में होता रहा, और लोग तो पिछले 2-3 दिनों से अगर देखें तो ढाका की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। तो ये जो चीज हुई, और शेख हसीना जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस को तो कहा ही कि आप इसको डील कीजिए, पर उसके साथ साथ जो अवामी लीग के उनका कैडर था उसको भी उन्होंने असलहे दे दिए और कहा कि आप जाके जो मर्जी करिए, और उन्होंने भी जो है तमाम कत्लें की हैं। कम से कम 300 की तो नंबर आते ही हैं, ज्यादा भी होगा, एक दिन में 96 की रिपोर्ट्स भी आ रही। तो ये जो चीजें हुई, ये जो ऑथोरिटेरियन रूल रहा है शेख हसीना का, आज जो समस्या है वो इसकी वजह से है। ये इसलिए नहीं है कि रिजर्वेशन सिर्फ हो गया, पर उसके साथ साथ बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ करप्शन के भी जो चार्जेस थे वो भी अपनी जगह पे आ गई। इन सारी चीजों को देखते हुए बांग्लादेश के लोगों को लगा अगर हसीना रह गई तो खास करके यूथ को लगा कि अब उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा। और आज जो चीजें हम देख रहे हैं इसके लिए मैं ही नहीं, पूरा विश्व मानता है कि शेख हसीना जो है इसके लिए जिम्मेवार रही हैं, और वो तब तक नहीं रुकी, यहाँ तक कि आखिरी दिन, यानी कि कल जब वो सुबह उन्होंने पूरे आर्मी के सारे ऑफिसर्स की, चीफ ऑफ द स्टाफ की और पुलिस के आईजी की मीटिंग बुलाई, और उन्होंने उनको बहुत जोर की, उन्होंने डांटा उनको कि आप जो है इन चीजों को मैनेज नहीं कर रहे हैं, और आपके रहते हुए जो है पुलिस की गाड़ी पे जो है ये लड़के चढ़ रहे हैं, वो रजाकार हैं, और वो गाड़ियों को लाल रंग से रंग रहे। और उन्होंने हर एक को बहुत जोर की डांट लगाई, और उन्होंने कहा कि जैसे भी हो इसको खत्म कीजिए, जितने भी लोगों को मारना हो मारिए, और उसके बाद जो है ये चीज हम खत्म करना चाहते हैं। तो वो देखिए ये चीज शायद हो गई होती, जो कत्लेआम और होना था वो हो सकता था, पर आज जो आर्मी के चीफ थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी ये बात नहीं मान सकते हैं,
आपके घर से कोई 45 मिनट दूर पर जो है बहुत बड़ा हुजूम जो है आपके घर की तरफ आ रही है, और अगर आपने अभी तुरंत रिजाइन नहीं किया और आप मुल्क छोड़ के नहीं जाते हैं, तो हम आपको भी शायद नहीं बचा पाए। और तमाम तरह से बातचीत करके उनकी बहन से, उनकी जो उनका जो बेटा है जॉय, जो कि इंग्लैंड में है, उनसे बात करके जो है किसी तरह से हसीना जो है रिजाइन करने को तैयार हुई, और फिर बांग्लादेश ने अपने एयरफोर्स के प्लेन से, हेलीकॉप्टर से उनको अगरतला पहुंचाया, और वहां से फिर वो दिल्ली आए। तो ये सारी चीजों में अगर देखें, ये जो एक तानाशाही रवैया था, लोगों की बात न सुनने की बात थी, और लोगों को साथ जिस तरह से हिंसक व्यवहार एक कैडर बेस्ड पार्टी अवामी लीग ने किया, वो जो है सारी जो फसाद का जड़ रहा है वहां से रहा है। हम कह सकते हैं कि दूसरी फोर्सेस जो है उन्होंने इसका फायदा उठाया होगा, बिल्कुल उठाया होगा, क्यों नहीं उठाएंगे। पर अगर जी आप सर, वजह न दिए होते तो शायद ये ना हो। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं प्रोफेसर AK पासा जी के पास। पासा जी वैसे तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन आज ये अमेरिका में बैठे हैं, उस अमेरिका में बैठे हैं जिसका आज की तारीख में कहा जा रहा है कि उसका भी हाथ संभवतः है इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि जिस तरीके से संतुलन यहाँ बदल रहा था और शेख हसीना इंडिया के साथ मिलकर के व्यापार करने की कोशिश कर रही थी, या इंडिया के एक कारपोरेट के साथ अपना मिलकर व्यापार करने की कोशिश कर रही थी, और चीन और भारत और बांग्लादेश का न्यूक्लियस बन रहा था, इसमें अपने आप को असहज महसूस कर रहा था अमेरिका। अमेरिका का हित साधन उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से होता था। तो ठीक है, वहां असंतोष तो जो जैसे था, लेकिन इसमें ये दही जमाने में जोरन का काम किया अमेरिका। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? और शेख हसीना को भारत में भी जैसा सुना जा रहा है कि वो पहले कलकत्ता उतरना चाह रही थी, लेकिन कलकत्ता से शायद उन्हें परमिशन नहीं मिला, तो उन्हें फिर अपने प्रिय राज्य अपने अगरतला उतरना पड़ा, त्रिपुरा उतरना पड़ा, और यहाँ से शायद वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक वो पहुंचाई जा सके। तो इन सारी चीजों पर सर आपकी प्रारंभिक टिप्पणी प्रोफेसर AK पाशा। जी शुक्रिया तिवारी साहब। जनवरी में जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो उस पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स वहां तैनात किए गए थे। उन्होंने जनरली फ्री और फेयर इलेक्शन ठीक हुआ बोल के सर्टिफाई किए थे, लेकिन एक वाहिद मुल्क अमेरिका था जो इस पे नाराज था, और वो खुलेआम कहते आ रहे थे कि ये इलेक्शन जो है धांधली से हुआ है, और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग मैनिपुलेशन करके, रिगिंग करके, और दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचा के अपना दबदबा बनाए रखा है बोल के स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका के कई अखबारों में भी बड़े पैमाने पे जनवरी से शेख हसीना के खिलाफ एक खुला कैंपेन चला आ रहा है। और आप जानते होंगे कि फॉर्मर बांग्लादेश आर्मी चीफ पे भी अमेरिका ने सैंक्शंस थोपा था, और कई इंडिविजुअल्स और छोटे मोटे कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगाए थे स्टेट डिपार्टमेंट वाले, उनकी लिस्ट तो मौजूद है। तो अमेरिका जो है पहले से ही इनसे शेख हसीना की अवामी लीग से नाराज है, और उनकी पॉलिसी अगर आप देखें तो वो सिंगल माइंडेड अप्रोच कई सालों से अपनाए हुए हैं। और यहाँ तक के शेख हसीना ने खुलेआम इंटरव्यू दिया था कि एक गोरा मुल्क और उनके एम्बेसडर खुलेआम बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अमेरिका की तरफ भी जरूर था। उन्होंने एक और इंटरव्यू में भी कहा था कि अमेरिका का नाम भी लिए थे। उन्होंने कहा कि चिटागोंग और जो जुड़ा हुआ है इलाका म्यांमार से, इस इलाके में भरपूर कोशिश की जा रही है कि वहाँ एक क्रिश्चियन मुल्क बनाने की, ईस्ट तिमोर की तरह। तो इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा भी था कि यही गोरा फॉरेनर
मुलाकात में डिमांड किया था कि उनको एक हवाई अड्डा भी बनाने की परमिशन दी जाए। तो इन सब को लेके यही निकलता है कि अमेरिका लगातार इस इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है और CIA बहुत ही सतर्क है, यहाँ ये एक्टिव है और उनकी एक ही पॉलिसी थी कि जो भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, जो नाखुश हैं शेख हसीना के, उनको सपोर्ट करके, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या जमात इस्लामी हो या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो और दूसरे ट्रेड यूनियन वगैरह, सबको इकट्ठा करके वहां के हजारों मिलियन डॉलर्स खर्च करके ये भयानक रेवोल्यूशन की तरह, सेकंड दूसरा लिबरेशन की तरह पेश करके अपने औकात के लिए काम करता आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब खुल के आया है, ओपनली आया है प्रेस में और कई विषय के भी हम बात कर रहे हैं इस सिलसिले में। लेकिन ये होने क्यों नहीं दिया, जिसका अभी जिक्र विस्तार से हुआ कि भारत भी शेख हसीना को इतने बड़े पैमाने पे सपोर्ट करके उनको इस दिशा में खड़ा करके रख दिया था कि उनको कोई बचा नहीं सकता था। अगर भारत चौकन्ना होता कि दूसरे एंटी हसीना फोर्सेस, एंटी अवामी लीग फोर्सेस भी वहाँ एक्टिव हैं, हमें संभल के चलना है, हमें एडवाइस करना है एक तरीके से, अच्छे तरीके से, तो हमारी भी कमी हुई है। और जिस तरीके से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स वहाँ इंडियन कंपनीज को दी गए है, वो एक्सप्लॉयटेशन के नाम से बोला जा रहा था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, किसी और क्षेत्र में हो। तो एंटी इंडिया फीलिंग्स जो है काफी अरसे से वहाँ फैलाई जा रही थी, वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे। और जो उनका डिमांड था चिकन नेक बांग्लादेश से और नेपाल के लिए कॉरिडोर देने की मांग कर रहे थे, उसको भी बढ़ा चढ़ा के उन्होंने पेश किया। और जब रेल कनेक्शन दिए गए और जो भारत के ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्टली बांग्लादेश से होते हुए बंगाल आने लगा, तो ये सब वहाँ बताने लगा कि भारत जो है बांग्लादेश का एक्सप्लॉइट कर रहा है और रिटर्न में बांग्लादेश को कुछ नहीं मिल रहा है बोल के। तो ये भरपूर कैंपेन चली भारत के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, उनके तानाशाह के खिलाफ। और ये जो कोटा स्टूडेंट्स के जॉब्स का था, वो सिर्फ एक बहाना था, एक प्रीटेक्स्ट था वो कोर्ट का डिसीजन। हालांकि शेख हसीना स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार थी, वो स्टूडेंट्स भी उनके साथ सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन जिस तरीके से उन स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट किया गया, इसमें साफ जाहिर होता है कि ये बाहर की शक्तियां इसमें बड़े पैमाने पे मुलविस हैं। और बरतानिया खुले आम अब डिमांड कर रहा है कि एक यूनाइटेड नेशंस इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इतने बड़े पैमाने पे लॉस ऑफ लाइफ जो सिविलियन हताहत हुए हैं और जो भी अट्रॉसिटीज हुए हैं शेख हसीना की पार्टी की तरफ से, उनका पूरा फुल इंटरनेशनल इंक्वायरी होना चाहिए बोल के। तो ये सब ताकतें मिलके उनके पीछे पड़ी हुई थी और इंटेलिजेंस एजेंसी को भारत में भी ये सब पता था, लेकिन वो मान के चल रहे थे कि ये किसी न किसी तरह कंट्रोल में ला लिया जाएगा, जो पहले भी हुआ था। लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये इतने बड़े पैमाने पर इतने तवील अरसे तक खींच के उनके गद्दे के खिलाफ ही लोग उभर के सड़कों पे कई दिनों से प्रदर्शन करके उनको हटा दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं पाकिस्तान। हमारे साथ जुड़े हैं आदमपाल साहब। आदमपाल साहब, बांग्लादेश तो अपना कभी तो अपना पाकिस्तान का अंग था, अंग तो भारत के ही ये सारे थे, लेकिन जो बीच में स्थितियां आई, अक्सर हम देखते हैं कि तानाशाही छोटे देशों में अगर होती है तो ये तथाकथित तानाशाह या तो मारा जाता है
या देश छोड़ के भाग जाता है। इसके पहले हमने पाकिस्तान में भी इस तरीके की हरकतें देखी हैं और बांग्लादेश में भी हमने देखा है, जो उसके राष्ट्रपिता हुआ करते थे मुजीब के साथ क्या हुआ और अभी फिलहाल हसीना के साथ क्या हुआ। तो ये अंततः इसकी परिणति को आप कैसे देखते हैं फिलहाल मौजूदा माहौल में, और इसका क्या असर पड़ेगा पूरे साउथ ईस्ट एशिया की वो पॉलिटिक्स पर? आदम पाल साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं पाल साहब। लग रहा है उनके लग रहा है उनके साथ ये कोई दिक्कत आ गई है। हम तब तक चाहेंगे कि ये प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब इस पर आपकी टिप्पणी कि छोटे देशों में तानाशाह या तो मारा जाता है या देश छोड़ के भाग जाता है। ये चीजें हमने तमाम देशों में देखी, तमाम मुल्कों में देखी, लेकिन मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और खास करके भारत के विदेश नीति के संदर्भ में कि हमारे आसपास का कोई हमारा मित्र नहीं है, जितने हमारे स्वाभाविक मित्र हुआ करते थे उनसे भी हमारी दूरी हो गई है। तो हम कहाँ खड़े हैं, भारत कहाँ खड़ा है, और यह जो स्थिति परिस्थिति आई है इसका क्या असर पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया की और दुनिया की राजनीति पर? शुक्रिया तिवाड़ी साहब। तिवाड़ी साहब, ऐसा है कि जो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? भारत की विदेश नीति की बात की है, मैं उसी से शुरू करता हूं। ये कहा जाता है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहिए, और हमने सारे अंडे जो थे हसीना की बास्केट में डाल दिए। और ये केवल यही नहीं हुआ, अफगानिस्तान में भी ऐसा हुआ था और मालदीव में भी ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से मालदीव में आउट इंडिया कैंपेन चला और बांग्लादेश में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट काफी ज्यादा हावी है, जिसका संकेत इस चीज से मिलता है कि इंडियन कल्चर सेंटर जो है उसको भी जो है तबाह किया गया या उसको नुकसान पहुंचाया गया। 4 मंदिर जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं है। मेरी सवेर से 2 बार बांग्लादेश में डिफरेंट प्रोफेसर से बात हुई है। वहां पर स्थिति नॉर्मल हो रही है, यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन जो अवामी लीग के मेंबर्स हैं वो अंडरग्राउंड हैं या उन पर हमले हो रहे हैं इस समय। और अभी कोई भी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनी है। अभी 5-10 मिनट पहले आपके प्रोग्राम से भी मेरी बात हुई थी। आई वांटेड टू नो के लेटेस्ट क्या है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम साउथ एशिया की स्थिति को देखें तो आप म्यांमार से लेकर के नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं पर भी हमारी जो गुड नेबरली पॉलिसी या नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी कहीं पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके पीछे केवल और केवल ये नहीं था कि वहां पर ये जो कोटा सिस्टम था, कोटा सिस्टम वाज वन प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट जोरों पर है वहां, और उसके ऊपर आप 30% कोटा दे रहे हैं उनके बच्चों को, उनके पोतों को, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, और अटैक कर रहे हैं आप उनको रजाकार कह करके जो उसके खिलाफ डिमांड कर रहे हैं। रजाकार वो लोग थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के टाइम पे पाकिस्तानी उसकी मदद की थी फौज की, उनको आप टेररिस्ट कह रहे हैं। आप रीड नहीं कर रहे हैं कि अंडर ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। और जब तक आप उनको बुलाते हैं कि आओ बात करते हैं, उस समय बाजी बहुत आगे निकल चुकी होती है। उसके बाद उन्होंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया कि हम आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप यहां से भागो, और वो भागना पड़ा। अब इसमें इंडिया के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई है। इसलिए एक तो बेशक कहा कि हमारे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं काफी ज्यादा उन पर नुकसान होगा। ट्रेड में हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड बांग्लादेश के साथ है साउथ एशिया के अंदर। इसके अलावा हम जो पाकिस्तान को अलग थलग करके सार्क से उसको अलग करके एक बना रहे थे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कोऑपरेशन,
उसमें भी फर्क पड़ेगा। और ये पक्का है कि आने वाली जो सरकार होगी, जो आगे को सरकार आएगी, वो इतनी ज्यादा प्रो इंडिया नहीं हो सकती। हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंटल, जैसे पहले भी कई सरकारों में मैंने देखा है। इसलिए हमारी और जो कम्युनिकेशन है, अगरतला से लेकर के कलकत्ता तक जो ट्रेन और वो सारा सिलसिला शुरू हुआ था, वो सारा ठप होने की संभावना है। जिस तरह से समझौता एक्सप्रेस यहाँ पर बंद हुई पड़ी है इस पाकिस्तान के साथ, जिस तरह से अटारी पर बॉर्डर पर ट्रेड इफेक्ट होता है जब दोनों के रिलेशन खराब होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी होने की संभावना है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर ये स्थिति एक लंबे समय तक चली, अगर वहां पर फौज जो है वो टेक ओवर कर लेती है, जैसे कि पहले भी कई बार राज पलटा हुआ है, तो उस सिचुएशन में और भी ज्यादा असमंजस की स्थिति बन जाएगी। जल्दी से जल्दी वहां पर सरकार बन जाए और वो सरकार की इंटरिम गवर्नमेंट और उसकी देखरेख में एक डेमोक्रेटिक ढंग से इलेक्शन हो और एक ऐसी सरकार बने जो लोगों को माननीय हो, तब स्थिति नॉर्मल हो सकती है। अदरवाइज स्थिति जो है वो इस समय जो है वो काफी डामाडोल है। और ऐसी स्थिति में जो ग्रे सिचुएशन होती है, अगर वो लंबे समय तक रहती है किसी भी सरकार के अंदर, किसी भी देश के अंदर, वो डेटीरियोरेट होती है, वो खत्म और ज्यादा गिरावट की तरफ जाती है, ना कि उसमें संभाल आता है। तो हसीना का जो एग्जिट है वो कई फैक्टर्स की वजह से है। उसकी दादागिरी, जिसको हम कहते हैं अपोजिशन को बिल्कुल खत्म करना, ऑटोक्रेसी, इस वजह से भी था। और उसके साथ मिल गए लड़के, इस वजह से कि जॉब कोटा था, अपोजिशन पार्टियां सारी मिल गई क्योंकि उनको खत्म किया जा रहा था। और विदेशी ताकतें जो थी वो खासतौर पर, जैसे आज की जो मीटिंग हुई है ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें राहुल गांधी ने एक सवाल किया कि हमें ये देखना चाहिए कि किस किस सरकार का विदेशी ताकत का रोल है, खासतौर पर पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा हसीना के एग्जिट को का जश्न के रूप में मनाया जा रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान ब्रदरहुड वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली जो स्थिति संभलने में अभी देर लगेगी, लेकिन इंडिया के लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम साउथ एशिया के लिए में नई खड़ी हो गई है। जी तिवारी साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आजमपाल साहब जुड़ गए हमारे साथ। हम चाहेंगे आजमपाल साहब की टिप्पणी कि ये खास करके पाकिस्तान से और इन सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि ये दुनिया की राजनीति में और खास करके साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में। आजमपाल साहब अनम्यूट कीजिए। आजमपाल साहब अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, आप बोले। जी जी, मैं बहुत शुक्रिया तिवारी साहब आपका और चैनल का। मैं समझता हूं कि जो बंगला जी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमको ऐसा लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। एक किसी बांग्लादेश के भी साथियों का था, वहां से भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए और हमको लग रहा है कि पाकिस्तान में भी इसकी प्रॉब्लम है नेटवर्क। तो अब हम चलेंगे, हमारे साथ युवा राजनीतिक विश्लेषक हैं ये तरुण राठी साहब। तरुण राठी हेलो, साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। जी आ रही है, बोलिए बोलिए, आपने बात पूरी कीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि ये बांग्लादेश के वर्कर्स और स्टूडेंट्स की विक्ट्री नहीं, इंडिया के स्टूडेंट्स और वर्कर्स की विक्ट्री है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की और मजदूरों की विक्ट्रीज की डिफीट है। ये बांग्लादेश की रूलिंग क्लास की डिफीट है, इंडिया के अंदर मोदी की और इंडिया की रूलिंग क्लास की डिफीट है, और पाकिस्तान के रूलिंग क्लास की डिफीट है। और इन सब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे रिलेशन थे शेख हसीना के साथ। और वहां पे जो जुल्म हुआ है, जो वहां पे न्याय किया गया है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 400 से ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं, और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 1000 से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके ने किया है। वो एक नई स्टोरी है रिप्रेशन की और एक जुल्म की। और इसमें हम बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ हैं, बांग्लादेश के वर्कर्स के साथ हैं, जो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे और वहां पे अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की स्ट्रगल कर रहे थे। और इंडिया के वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को उनका साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान की
मैं इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान का मेंबर हूं और हमने पाकिस्तान की तरफ से एक सॉलिडारिटी का मैसेज भी उनको भेजा स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं। और ये जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है, ये वहाँ के लोगों के दुश्मन है, वहाँ के स्टूडेंट्स के दुश्मन है, वहाँ के जनता के दुश्मन। और उसमें हमने देखा याद क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है। वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है कि वो खालिदा जिया के साथ नहीं है, जमात इस्लामी के साथ नहीं है, वो किसी विदेशी ताकत के साथ नहीं है, और वो अपने दम पर उन्होंने ये सारी लड़ाई लड़ी है। और ये कह देना कि जी बाहर से $1000 मिलियन आ गए हैं और लोग गोलियों का वहां पे मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे पुलिस गोलियां चला रही है, वहां देखते ही गोली मारने के ऑर्डर है, शूट एट साइड के ऑर्डर है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बावजूद जो महिलाएं हैं, वहां पे स्टूडेंट्स हैं, बाहर निकल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं पुलिस और फौज का। वो किसी से पैसे लेके ये मैं समझता हूँ कि किसी की हद तक करना है, किसी की तौहीन करना है कि वो लोग पैसे लेके स्ट्रगल कर रहे थे। वो अपने एक आदर्श के लिए बाहर निकले थे, एक स्ट्रगल के लिए बाहर निकले थे। और ये मैं समझता हूँ मोदी की शिकस्त है, शेख हसीना की शिकस्त है, और पाकिस्तान के वर्कर तो स्टूडेंट्स उनके साथ खड़े हैं। और ये जो 1971 की जंग आजादी है, हम जो इनकलाबी कम्युनिस्ट हैं पहले भी उसकी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते हैं। जो पाकिस्तानी आर्मी का जो रिप्रेशन था, जो उधर कत्ल किए, वहां पे औरतों का रेप किया, उसकी हमने पहले भी उसको कंडेम किया, आज भी कंडेम करते हैं। और वहां की जो आजादी थी वो बांग्लादेश के लोगों ने लड़ के ली, इंडिया के फौज ने उनको जाके आजादी नहीं दिलाई थी। वहां के लोगों ने जो है अपने सीनों के ऊपर गोलियां खा के मुक्ति पानी थी और जद्दोजहद करके वो आजादी छीनी थी पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तानी रियासत के जबड़े से, उनके खूनी जबड़े से आजादी छीनी थी वहां पे। और उनको जो यकजहती चाहिए, उनको जो सॉलिडारिटी चाहिए, वो इंडिया के मजदूरों से चाहिए, इंडिया के किसानों से, स्टूडेंट से चाहिए, पाकिस्तान के मजदूरों से चाहिए। और हम समझते हैं कि जो जितनी खूनी लकीरें हैं, ये आर्टिफिशियल लाइंस है, पूरे जो सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने एक इंपीरियलिस्ट प्रोपेगेंडे के तहत डिवाइड किया बंगाल को और पंजाब को। और ये एक सोशलिस्ट फेडरेशन जो है, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पूरे इस रीजन के अंदर वो जो है आर्टिफिशियल लाइंस को खत्म कर सकता है। और ये कैपिटलिज्म को डिफेंड करती है लाइंस। आज जो शेख हसीना थी वो बांग्लादेश के कैपिटलिज्म को डिफेंड कर रही थी, वो कि 1971 की जो जंग आजादी थी उसके आइडियल्स को डिफेंड नहीं कर रही थी। वो मल्टीनेशनल कंपनियों की रिप्रेजेंटेटिव थी, वो बांग्लादेश के जो पूंजीपति है उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी। और इसी तरह वहां पे जो फौज है, जर्नैल है, इस वक्त वो पूंजीपतियों को, सिस्टम को डिफेंड कर रहे हैं, उनके मुनाफों को डिफेंड कर रहे हैं। और उसमें अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने कभी वहां पे शेख हसीना की इसलिए कंडेम नहीं किया कि वहां पे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, या वहां पे जो वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। उनके अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट थे, चाइना के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था, या रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, उस वजह से वो शेख हसीना के खिलाफ थे अमेरिकन। लेकिन वहां पे जो गारमेंट वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन कर रही है मल्टीनेशनल कंपनियां, वहां की जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट वहां को इतने कम वेजेस के ऊपर लोगों को वो जॉब्स दे रहे हैं, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको बाहर जाना पड़ता है जॉब्स के लिए, यूरोप, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज में। तो ये सब उसके कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है, पहले बांग्लादेश का एक मॉडल बना के पेश किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और बड़ी तरक्की हो रही है और मोदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन, और यही कुछ इंडिया में होने जा रहा है। जो इंडिया का मॉडल हमें बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया एक शाइनिंग इंडिया है और अंबानी की शादी दिखाई जा रही है। वहां भी जो वर्किंग क्लास है, जो यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से तंग है। और जो कुछ बांग्लादेश में होगा वही पाकिस्तान में होगा, वही इंडिया में होगा, वही पूरे इस रीजन में, पूरी दुनिया के अंदर होगा। जो श्रीलंका के आपने देखे हैं कि सीन रिपीट हुए हैं बांग्लादेश में, लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर भवन में गए हैं, तो वो कुछ हुआ है, वही सब कुछ इंडिया पाकिस्तान में भी होगा। और एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पूरे इस रीजन में आने वाले दिनों में उभरेंगी। और हम एक कम्युनिस्ट के तौर पर इन सारी मूवमेंट्स की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जो पूरी रूलिंग क्लासेस है, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास है, इंडिया की रूलिंग क्लास है, बांग्लादेश की रूलिंग क्लास, और उसकी जो डिक्टेटरशिप है, जो स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई गई, जो उनको गिरफ्तार किया गया, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया, उन पे टॉर्चर किया पुलिस स्टेशन में, थानों में, उसको कंडेम करते हैं। और अगर कोई अमेरिकन इंपीरियलिज्म या चाइनीज इंपीरियलिज्म या कोई और इंपीरियलिस्ट पावर उसमें इंटरवीन की कोशिश करती है, हम उसको भी कंडेम करेंगे। हम समझते हैं कि बांग्लादेश के वर्कर्स का, वहाँ के स्टूडेंट्स का डेमोक्रेटिक राइट है, और वहाँ के जो स्टूडेंट की लीडरशिप है
उसने ये जो आर्मी का टेक ओवर है इसको कंडेम किया है, और वो कह रहे हैं कि वर्कर्स की और स्टूडेंट्स की कमेटीज के जरिए पूरे मुल्क को चलाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को रिजेक्ट करते हैं हम, और एक जो वर्कर्स डेमोक्रेसी है या जो एक स्टूडेंट्स और वर्कर्स की डेमोक्रेसी है कलेक्टिव, उसकी बात कर रहे हैं, और जो बुर्जुआ डेमोक्रेसी है इसके विरोध में बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वो उस तरह कम्युनिस्ट लीडरशिप भी नहीं कह सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदर साहब, हम आपका फिर आएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये डॉक्टर सुनीलम, आज दिल्ली में है जी, आज दिल्ली में सुनीलम साहब। अभी अभी हम लोगों ने ये विचार सुने प्रोफेसर ये शिवाजी सरकार के, प्रोफेसर ए के पासा के और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद के, और ये पाकिस्तानी संदर्भ में आदम बाद साहब भी अपनी बात रख रहे थे। ये जिस तरीके से क्रूएल क्रॉनिक कैपिटलिज्म के जबड़े में फंस गया है हमारा पूरा साउथ ईस्ट एशिया, उससे निजात निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है कि इसका समाधान तो केवल ये समाजवादी आंदोलन और ये जनतांत्रिक आंदोलन से ही निकल सकता है। आज भी हमारे यहाँ दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई है और इस पर विचार हुआ है, तो इसको भारतीय संदर्भ में आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सुनीलम, आपकी टिप्पणी? अनम्यूट कीजिए सुनीलम साहब जी। अनम्यूट कीजिए जी। देखिए, मैं इसमें मेरे पास में ये बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ और जानकार हमारे पास में हैं। मैं सुनना चाहूँगा। मेरे तो केवल सवाल हैं और वो सवालों का जवाब जो है विशेषज्ञ देंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो तो बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम चलाते हैं, और हम लोगों का जो मंशा है वो ये है कि तीनों देशों के लोगों के बीच में सद्भाव होना चाहिए। अब क्या वो सद्भाव बांग्लादेश के अंदर जो बना हुआ था, क्या जो भी कुछ डेवलपमेंट हुए उससे वो बना, बिगड़ा, बढ़ा? ये एक भारतीय होने के नाते और एक BBPPF का एक तरीके से मैं हूँ उसके होने के नाते वो सवाल मेरी जहन के अंदर सबसे बड़ा हुआ सवाल है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का एक रिश्ता भारत और बांग्लादेश का बना, विशेष तौर पर उस समय बना जब बांग्लादेश का गठन हुआ, बांग्ला भाषा को लेकर गठन हुआ, उस समय के बाद में लगातार एक बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ता वो कायम रहा। अब जो लोग वहाँ पर हैं, मैदान में जो लोग हैं, वो लोग केवल शेख हसीना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से मुजीबुर रहमान जो है उनकी मतलब जो कि वहाँ के एक राष्ट्रपिता हैं, जिस तरीके से गांधी हैं यहाँ पर, उनकी जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ने का काम किया है, आपके लिबरेशन मूवमेंट के लोगों की अगर आप मूर्तियां तोड़ने का काम कर रहे हो, घर में घुस करके लूटपाट कर रहे हो, तो मैं ऐसे कोई जन क्रांति तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जो आंदोलन चला था वो ठीक था, छात्रों का आंदोलन था, छात्रों को आंदोलन करने का अधिकार है। जिस तरीके से उस आंदोलन को क्रश किया गया वो अनडेमोक्रेटिक था, वो तानाशाही पूर्ण था, वो 100% गलत तरीके से उसके साथ में हसीना सरकार कामयाब हुई। लेकिन इसके बाद जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, मुझको इसके अंदर जो है ऐसा दिखलाई पड़ता है कि ये पूरा का पूरा बांग्लादेश जिस जगह पर पहुंचा था, जिस स्थान के ऊपर पहुंचा था, एक तरीके से उसने जो पूरे साउथ एशिया के अंदर जो एक पूरे विकास की दर थी, विकास की दर मैं केवल आर्थिक विकास की टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वास्तव में वहां पर जो डेवलपमेंट्स हुए थे, वहां के नागरिकों के जीवन में जो पूरा अंतर आया था और जिस तरीके से बांग्लादेश डेवलप हो रहा था, मुझे लग रहा था कि वो एक किस्म का अच्छा एक मॉडल डेवलप हो रहा है बांग्लादेश का। उसको पूरा का पूरा तहस नहस करने का काम जो है वो हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने इसके अंदर अगर उन्हें सेफ पैसेज देने की भूमिका निभाई है, मुझे लगता है कि वो जरूरी थी, वो निभाई जानी चाहिए थी, क्योंकि हम ऐसा नहीं हो सकता जैसा
पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ के एक जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है फांसी से लटका दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो खैर वो सेफ पैसेज देने वाला जो मसला है ठीक है, और भारत सरकार ने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में उनको कंटिन्यूस ब्रीफिंग करने का भी जो रास्ता अडॉप्ट किया है, मुझे लगता है कि वो सही रास्ता है, क्योंकि पूरे देश को एक साथ रखने की जरूरत है। बांग्लादेश जो है इस जैसे, और मेरे हम लोगों के लिए तो पाकिस्तान भी हमारे लिए खून का रिश्ता है, हमारे लिए इतिहास का रिश्ता है, हमारे लिए संस्कृति का रिश्ता है, हमारे लिए मतलब एक फिजिकल भी कुछ पीढ़ियों तक बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है। तो इसलिए जो भी कुछ हम वहाँ शांति को बहाल करने के लिए वो हमें करना चाहिए। अगर जो है जो अभी आखिरी इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन को लोगों ने कहा कि वो रिग्ड इलेक्शन था, तो वो रिग्ड इलेक्शन था। तो अब जो इलेक्शन हो, अंतरिम सरकार जो है उसके नेतृत्व में जो इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर इलेक्शन हो, और उसके अंदर सभी पार्टीज को जो है वो भाग लेने का, समान रूप का अवसर मिले। मुझे लगता है कि इसको सुनिश्चित करना, इसका प्रयास जो है केवल भारत सरकार को नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पूरी कम्युनिटी को करने का काम करना पड़ेगा। नहीं तो इसका लाभ केवल और केवल जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस उठाने वाली हैं, और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस अगर उठाएंगी तो उसका नुकसान सब चौतरफा होगा। उसका नुकसान भारत के साथ रिश्ते को भी होगा, और आपको मालूम है कि तमाम किस्म का जो एक है कि मतलब हमारा एक हिस्सा था बांग्लादेश, और वो आज हमसे अलग हो गया है, और उसमें भारत सरकार की जो पूरी भूमिका रही है उसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का एक सोच है, तो फिर पूरा का पूरा उप महाद्वीप के अंदर, साउथ एशिया के अंदर तनाव पैदा ना हो, हथियारों की होड़ ना बढ़े, सांप्रदायिक सद्भाव ना बढ़े, ये करने की जरूरत है। और इस सब के साथ साथ मुझे लगता है कि सबसे पहले जो वहां पर इंडियंस हैं, है ना, एक भारतीय होने के नाते मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनका सुरक्षित रहना, ये एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भारत सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं, और वो खबरों में अगर जरा भी इस तरीके की भारतीयों के खिलाफ में हिंसा होगी, उसका एक बहुत ही विपरीत असर भारत के अंदर पड़ेगा। भारत का सांप्रदायिक जो है वो माहौल पूरा बिगड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर पड़ोस के अंदर आग लगी है तो उस आग को बुझाने का काम सभी पड़ोसियों का है, नहीं तो आपके घर में भी आग लगने वाली है। इस बात से खुश नहीं होना चाहिए किसी भी मुल्क को, या कुछ भी जो फोर्सेस हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बहुत अच्छा हो गया। मुझे लगता है कि एक जिस रास्ते पे हो सकता है, मतलब जो शिकायतें हैं, मैं बिल्कुल शेख हसीना जो है वो कोई बहुत डेमोक्रेटिकली काम कर रही थी, डेमोक्रेटिकली वहां पे इलेक्शन हो रहे थे, वहां रिप्रेशन नहीं हुआ, वहां पर जन आंदोलनों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि पूरा का पूरा जो ट्रांजिशन है वो अहिंसक तरीके से होना चाहिए। वो सुनिश्चित करना, उसका वातावरण सुनिश्चित करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बस मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। जिसने डिप्रेशन किया है, जिसने तानाशाही की है, उसको आप कह रहे हैं कि सेव कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ जो तानाशाह है, जो डिक्टेटर है, उसको जनता के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। ये आपकी पोजीशन है, आपको अपनी पोजीशन रखने का एकदम अधिकार है। आप भुट्टो को कंपेयर कर रहे हैं शेख हाँ, नहीं मैं वहां पे 1000 नहीं मैं तो अगर ये कंपेयर करूं, हमारे यहाँ का जो डिक्टेटर है आदम साहब, हमारे यहाँ के जो डिक्टेटर हैं वो तो मोदी हैं, तो मैं मोदी को किसी भी परिस्थिति के अंदर जो है वो सेफ पैसेज मिलने ही चाहिए। मोदी को लोग जो है मतलब इस तरीके से करें किसी भी देश के अंदर, मुझे लगता है कि हमको उसकी खिलाफत करनी पड़ेगी, नहीं तो एक तानाशाही जो है वो दूसरी तानाशाही को जन्म देगी। अगर इसी तरीके से हिंसा, घृणा और उससे अगर आप व्यवस्था को बदलेंगे तो हम लोग तो गांधी वाले लोग हैं, तो इसलिए हम हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी ठीक है, आप अपना पोजीशन रखिए। आनंद साहब, आपके व्यू पॉइंट का बहुत स्वागत है, आप अपना व्यू पॉइंट रखिए।
तिवारी जी कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं अपनी बात रोकता हूँ। आदमपाल साहब की बात और सुनिए जी, जरूर बोलें आप। जी सर अपनी टिप्पणी दो वक्ताओं का अभी हमारे पास अभी हमको टिप्पणी देंगे, उसके बाद हम आपके पास फिर आएंगे। ये तरुण राठी साहब, आप अपनी टिप्पणी दें। तरुण राठी साहब, अनम्यूट कीजिए। सभी को पहले नमस्कार। सभी वरिष्ठ बैठे हैं, और जो बात सुनीलम जी ने कही और आफ्ताब कमल पाशा जी ने कही, मैं उसी से कुछ बातों को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, जो बंगाल के अंदर ये घटनाक्रम हुआ है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि उसको दो हिस्सों में देखने की जरूरत है। पहला हिस्सा वो है कि वहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा था, और एक हिस्सा वो है कि उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो बाहरी इंटरफेरेंसेस की बात आ रही है, एक उस नजरिए से देखना चाहिए। जो आदमपाल जी बात कह रहे हैं, मैं सुनीलम जी की तरह मैं भी उनकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और मैं आदमपाल जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि आप श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत की तुलना मत कीजिए। इन चारों देशों का हिस्टोरिकल रिलेवेंस, जो कनेक्टिविटी, जो सिविलाइजेशन कनेक्ट है वो है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिस तरीके से इन चारों देशों में काम कर रहा है वो पूर्ण रूप से अलग है। इसलिए कोई भी घटना अगर घटित होती है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कहां कहां पर रिपरकेशंस उसके आएंगे, वो आ सकते हैं, लेकिन वो रेप्लिकेट करेगा हिंदुस्तान के अंदर भी, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, सुनीलम जी की बात को एक उदाहरण के साथ मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि अगर हम इसको एक जन क्रांति के रूप में पेश करने लगेंगे तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत होगा, क्योंकि जो रिजीम चेंज करने का कॉन्सेप्ट अब एक्सटर्नल फोर्सेस के, डीप स्टेट्स जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा जो अपनाया जा रहा है रिजीम चेंज का ऑप्शन, वही हम उसको एक मॉडस ऑपरेंडी मान लेंगे। तो क्या हमारे इंटरनल जो इश्यूज है, हमारी जो नेशनल सोवरेनिटी है, उसमें लोगों को प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखने का पूर्ण रूप से अधिकार है। हसीना शेख जी ने डेमोक्रेटिक तरीके से स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं किया, वो पूर्ण रूप से फेल हुई, वहां पे वो मिस हैंडल किया गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से बांग्लादेश के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस रिजीम चेंज करने के प्रयास कर रही थी, 19 दिसंबर 2023 को बाकायदा रिजीम चेंज को लेकर CIA के एक्स ऑफिशियल इस पर लिख चुके हैं कि US जो है वो रिजीम चेंज के प्रयास कर रहा है। तो ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको हम डायरेक्ट इंटरनल जो डेवलपमेंट्स होती हैं उससे कनेक्ट कर दें, वो किसी रूप में ठीक नहीं है। हाँ, इन परिस्थितियों का डीप स्टेट फायदा उठाती है, जैसा कि प्रोफेसर शिवाजी ने भी कहा कि वो अपॉर्चुनिटी समझती है इन चीजों को, वो उसका बेनिफिट जरूर उठाती है, लेकिन उसको दो अलग हिस्सों में हमें देखना होगा। क्योंकि अगर हम प्रजातांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस प्रकार की अराजकता को एक जन क्रांति का नाम दे रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर तरीके से बात कर रहे हैं। कल जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और शेख हसीना जी वहां से निकल गई थी, वो निकलने के बाद स्टूडेंट्स ने क्लियर ये कहा था कि किसी भी रूप में हम अपने प्रोटेस्ट को वापस नहीं लेंगे जब तक यहाँ पर जो पावर शेयरिंग की जो बात है उसको हमसे डिस्कस नहीं किया जाता। और ये स्टैंड उनका बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर से बांग्लादेश में पहले की घटनाओं की तरह अगर मिलिट्री रूल की तरफ जाता है तो वो और ज्यादा चिंताजनक होगा। और बांग्लादेश के जितने भी सटे हुए देश हैं, उन सभी देशों का जो हित है वो इसी बात में है कि बांग्लादेश के अंदर फिर से डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश हो, डेमोक्रेसी वहां पर वर्कआउट करे। और जो डीप स्टेट्स वाली जो बात है, उस डीप स्टेट वाली बात में वर्तमान के अंदर 3-4 चीजों पर गौर करने की जरूरत है, जो मैं एनालाइज कर पाया हूं अपने कुछ सामाजिक जीवन में भी, और जो कुछ मेरी इन्वॉल्वमेंट से बाहर की कॉन्फ्रेंसेज में भी रही है। देखिए, अब वहां पर जो घटनाक्रम पैदा हुआ है उससे ही एक चीज सामने आ रही है कि एक ग्रुप ऐसा है बांग्लादेश के अंदर जो चाहता है कि कुछ समय के लिए वहां पर मिलिट्री रूल आ जाए। एक ग्रुप ऐसा है वहां पर जो चाहता है कि वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बने, उस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आवामी लीग को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए और अपोजिशन के लोग और जो अन्य सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके थ्रू बने। एक पक्ष ये कहता है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी अपोजिशन लीडर जेल में हैं उन सबको बाहर निकालकर उनको सरकार बनाने का मौका देना चाहिए और बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। और एक ग्रुप ये है कि जितने भी पॉलिटिकल स्टेक्स है, सोशल स्टेक्स है, उनको मिक्स कर गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट कर देना चाहिए। अब इन सारी परिस्थिति के अंदर
कहीं पर किसी देश का इंटरेस्ट है, कहीं पर किसी देश का इंटरेस्ट है, जो कि स्वाभाविक और वो होता भी है। लेकिन वहां पर एक लोकतांत्रिक तरीके से, फ्री फेयर तरीके से डेमोक्रेसी को जल्द से जल्द रीइंस्टेट करना जरूरी है। और इस बात को और जोड़ना होगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और हमारे लिए इस पूरे रीजन की पीस एंड स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हम गांधीयन थॉट के लोग हैं, वायलेंस से कोई भी जन क्रांति नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि इस पूरे रीजन के अंदर जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, उस सिविलाइजेशनल कनेक्ट को कायम रखने के लिए हमें 2-3 बातों पर गौर करनी होगी कि डीप स्टेट्स ने किस तरीके से इस देश का जो सिविलाइजेशनल एंगल था उसको डिस्टर्ब किया है। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले ही जिस तरीके मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, उसी तर्ज पर बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन को चलाया गया। और वो इंडिया आउट कैंपेन के जो मूल सूत्रधार थे वो कहां बैठे थे? वो फ्रांस में बैठे थे। और फ्रांस में बैठकर वो वहां पर पेनिक भट्टाचार्य जी वो इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर वीडियोस को फॉर्मुलेट कर रहे थे, उनको इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रहे थे। और उसी नैरेटिव को कैरी फॉरवर्ड कौन कर रहा था बांग्लादेश के अंदर? जो बीएनपी के लीडर है, बीएनपी पार्टी उसको फॉर्मुलेट कर रही थी और उसको जमीन के ऊपर लेके जा रही थी। और इसी चीज को, जो ये पूरा नैरेटिव लंबे समय से बुना गया है, स्टूडेंट्स को फेस बनाकर डीप स्टेट्स ने अपना एक किरदार जो निभाना था अपने इंटरेस्ट के लिए, जिसको पाशा जी ने इंडिकेट किया था, जो आइलैंड लेने की बात चल रही थी, जिसको इंडिकेट किया था कि वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट डेवलप करने की बात हो रही थी। क्रिश्चियन स्टेट डेवलप करने का जो मसला है वो हमारे हिंदुस्तान से भी जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान से इसलिए जुड़ा हुआ है कि उसमें जो मणिपुर और मिजोरम में जो कुकी समाज है उसको भी वहां पर इंक्लाइन करने की बात हो रही है। और मिलिट्री कूप का जो मसला है वो एक वर्तमान के साथ साथ, और रिजीम चेंज का जो मसला है वर्तमान के वेनेजुला की घटना से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिजीम चेंज के प्रयास हो रहे हैं। वेनेजुला के अंदर भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसको डिस्क्रेडिट करने का काम किया गया, उसके प्रोटेस्ट किए गए। लेकिन वहां पर एक मैनेजमेंट मोदिरो के द्वारा ये किया गया कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी पैरेलली मोबिलाइज कर दिया, जिसके कारण वहां पर बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं हुई। तो नहीं तो हमें वेनेजुला के अंदर भी वही स्थिति लगती। और जो ये डीप स्टेट्स का मसला है इसको हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि श्रीलंका का जो मॉडल था हम उसके भी 1% पक्षधर नहीं है। इस प्रकार के वायलेंस से जिस तरीके से वहां पर लूटपाट हो रही है, और जो शेख हसीना जी का रेजिडेंस है, उस रेजिडेंस के अंदर से जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, जिनको मैं एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलना नहीं चाहता हूं, ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं जो किसी भी रूप में किसी बड़े बदलाव को नहीं होती, वो एक नई अराजकता को जन्म देती है। और श्रीलंका के अंदर को भी अगर हम बांग्लादेश को अदनाम पाल जी क्रांति मानते हैं कि एक जनता की क्रांति है, तो क्या उनके हिसाब से श्रीलंका में भी क्या क्रांति हुई है? तो उस क्रांति ने क्या बदलाव कर दिया श्रीलंका में? इसीलिए ये जन क्रांति पीसफुल तरीके से आती है, गांधीवादी थॉट से आती है, वरना हमारे देश के अंदर भी इतना लंबा संघर्ष हमें आजादी के लिए जो करना पड़ा है वो मूल्यों और विचारों और सिविलाइजेशनल के कारण करना पड़ा है। इसीलिए हमें जो ये प्रजातांत्रिक देश है, इन देशों के अंदर ये जो रिजीम चेंज का कॉन्सेप्ट है, एक मॉडल तैयार कर दिया गया है कि जब भी डीप स्टेट कोई रिजीम चेंज करना चाहेगी इस पैमाने से कर सकती है, इसको हमें नकारना होगा, इसका विरोध करना होगा। अन्यथा ये लोग इसी प्रकार से रिजीम चेंज करने के लिए इन्हीं फॉर्मूलों को अपनाते रहेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि हमें कोई प्रोटेस्ट करता है किसी भी इशू को लेकर, अगर उसको अनडेमोक्रेटिक तरीके से क्रश करना, लोगों को जेल में डाल देना, वो बिल्कुल भी अमान्य है, वो घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हसीना शेख जी ने इस पूरे प्रोटेस्ट को पूर्ण रूप से मिस हैंडल किया है, इसमें कोई दो मत नहीं जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब। तिवारी जी बस एक लाइन जी बताएं। तिवारी जी मैं केवल एक लाइन बोलना चाहता हूँ। एक तो ये कि तरुण जी की बातों से मेरी सहमति है, दूसरा मैं चाहता हूँ, हो सकता है इसको आप लोग डिस्कस कर चुके हों, लेकिन ये जो पूरा एक अमेरिकन इजरायली जो एक्सेस है और इस समय जो अरब का रेजिस्टेंस है, आपको उसको भी इस पूरे डेवलपमेंट से जोड़ करके देखना पड़ेगा। और जो ही आप जोड़ करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है आपका साउथ एशिया जो है वो उतरने के लिए जा रहा है। मुझे लगता है कि उसमें उतरने से बचना चाहिए, क्योंकि इजराइल को पहले ही हथियारों की सप्लाई भारत की कंपनियां कर रही हैं। उसको रोकने के लिए सिविल सोसाइटी यहाँ पर आंदोलन चलाने का काम कर रही है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे जाता है, जो कि आगे जाता हुआ दिख रहा है, इजराइल फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है कि फिर उसके छींटे यहाँ पर भी आएंगे, वाया बांग्लादेश भी आएंगे जी।
शिवाजी सरकार तिवारी साहब जी, मैं आपको सिर्फ टिप्पणी करना चाह रहे थे। जी 30 सेकंड में मैं सुनीलम जी की बात जी, बताओ। को जो उन्होंने सवाल उठाया उसका एक आंसर करना चाहता हूँ। तीसरे सेकंड बचा हुआ है सुनीलम जी बड़े लंबे समय से, बस मैं 10 सेकंड में सुनीलम